गुड मॉर्निंग एवरीवन डियर स्टूडेंट्स। आज हम नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे कूलम्स लॉ इन पोजीशन वेक्टर फॉर्म। उससे पहले दो तीन छोटी छोटी बातें चार्ज से रिलेटेड रह गई हैं हमारी समझनी। पहले हम उसे कंप्लीट करेंगे और फिर उसके बाद कूलम्स लॉ इन पोजीशन वेक्टर टर्म ये भी पढ़ेंगे आज। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्मॉलर यूनिट्स ऑफ चार्ज कि चार्ज जो होता है उसकी भी स्मॉलर यूनिट्स होती हैं। यानी कूलम तो उसकी बहुत बड़ी यूनिट मानी जाती है, उसकी एसआई यूनिट जो है वो कूलम है। पर प्रैक्टिकल में हम ये देखते हैं माइक्रो कूलम कितने के बराबर होता है 10⁻⁻⁶ कूलम। नैनो कूलम कितने के बराबर होता है 10⁻⁻⁹ कूलम। एक होता है माइक्रो कूलम यानी 1 पीको कूलम जो कि बराबर होता है 10⁻⁻12 कूलम। ये सारी एसआई सिस्टम में स्मॉलर यूनिट्स हैं किसकी, चार्ज की। और सीजीएस में इसकी यूनिट होती है स्टैट कूलम और इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। स्टैट कूलम और इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट यानी ESU ये सीजीएस में होती है। एंड अब इन दोनों में रिलेशन भी होता है कि 1 कूलम जो होता है वो बराबर है 3 × 10⁹ स्टैट कूलम। 3 × 10⁹ स्टैट कूलम के इक्वल होती है। इसकी और भी यूनिट होती है, जैसे अनदर यूनिट ऑफ चार्ज क्या है 1 EMU इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। 1 EMU से बोलते हैं 10 कूलम की एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट होती है, यानी 10 × 1 कूलम। और 1 कूलम स्टैट कूलम में इसके बराबर था, तो हमने ये वैल्यू पूरी कर दी कि 1 EMU ये हो जाएगा 3 × 10⁻⁻ स्टैट कूलम। इसके आगे हम लिख देंगे स्टैट कूलम, इतने के बराबर हो जाएगी। उसके बाद है हमारे पास लिमिटेशंस ऑफ कूलम्स लॉ कि कूलम्स लॉ की कुछ लिमिटेशंस भी हैं कि ये कब इस्तेमाल हो सकता है कब नहीं हो सकता है, इसमें थोड़े चेंजेस हैं। फर्स्ट पॉइंट, इट इज़ एप्लीकेबल व्हेन चार्जेस आर एट रेस्ट ओनली। यानी कि ये तभी काम करता है जब दोनों जो चार्जेस हैं वो हमेशा कैसे हो, रेस्ट पर हो। क्योंकि अगर वो रेस्ट पर नहीं होंगे तो उनके बीच की दूरी बदलती रहेगी और यहाँ पे हमें फिक्स वैल्यू आर की वैल्यू चाहिए होती है फॉर्मूले में, जो कि हमें मिल नहीं पाएगी, फिर हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। दूसरा है इलेक्ट्रिक चार्जेस मस्ट बी पॉइंट चार्जेस कि इलेक्ट्रिक चार्जेस जो हैं वो कैसे होने चाहिए, पॉइंट चार्जेस होने चाहिए, यानी छोटे होने चाहिए। बड़े चार्जेस पे ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं है। तीसरा पॉइंट, द सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस मस्ट बी ग्रेटर देन न्यूक्लियर साइज। यानी न्यूक्लियस का साइज होता है 1 फर्मी जितना, 10⁻⁻15 मीटर। अगर इससे भी छोटे डिस्टेंस पे पास पास दो चार्जेस अगर रखे होंगे तो कूलम्स लॉ जो है वो एप्लीकेबल नहीं हो पाएगा। क्योंकि वो कह रहा है बिकॉज फॉर डिस्टेंस लेस देन 10⁻⁻15 मीटर द न्यूक्लियर फोर्स डोमिनेट्स ओवर द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यानी न्यूक्लियर फोर्स उनमें लगेगा, फिर ये जो फोर्स है कूलम्स लॉ वाला इसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो नहीं लग वो इतना मतलब कि वो नहीं होगा, डोमिनेटिंग नहीं होगा। न्यूक्लियर फोर्स जो है वो डोमिनेटिंग होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो खुद 10⁻36 टाइम है किसके, ग्रेविटेशनल फोर्स के। न्यूक्लियर साइज इसमें बताया गया है जो कि किसने के बराबर है 10⁻⁻15 मीटर की। उसके बाद है फोर्थ पॉइंट, इट इज़ नॉट यूनिवर्सल लॉ कि ये यूनिवर्सल लॉ नहीं है, ये पूरे यूनिवर्स में नहीं लगता है। इट डिपेंड्स अपॉन द मीडियम, नेचर ऑफ द मीडियम इन विच चार्जेस आर प्लेस्ड। यानी ये डिपेंड करता है कि मीडियम के चार्जेस के बीच में जो मीडियम है वो कौन सा मीडियम है, एयर है, कोई ऑयल है, कोई वाटर है, कोई किस तरीके से है। तो दोबारा देख लेते शॉर्ट में लिमिटेशंस ऑफ कूलम्स लॉ। पहला कि इट इज़ एप्लीकेबल व्हेन चार्जेस आर एट रेस्ट ओनली, यानी चार्जेस का रेस्ट पे होना ज़रूरी है।
कूलम्स लॉ को यूज़ करने के लिए। दूसरा पॉइंट, इलेक्ट्रिक चार्जेस मस्ट बी पॉइंट चार्जेस, वो बहुत छोटे चार्जेस होने चाहिए। तीसरा पॉइंट, सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस, सेपरेशन जो है चार्जेस के बीच में वो 10 की पावर -15 से ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि अगर उससे कम होगा तो उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं, फिर तो न्यूक्लियर फोर्स लगेगी जो कि बहुत ज़्यादा होती है। चौथा पॉइंट है, इट इज़ नॉट यूनिवर्सल लॉ, ये एक यूनिवर्सल लॉ नहीं है, ये डिपेंड करता है कि मीडियम कौन सा है बीच में। जैसे ग्रेविटेशनल लॉ है वो एक यूनिवर्सल लॉ है, एक प्लैनेट दूसरे प्लैनेट के बीच में तीसरा प्लैनेट आ जाए या दो बॉडी के बीच में तीसरी बॉडी कोई भी आ जाए तो वो इंडिपेंडेंट है उनकी वजह से, पर जो वो है कूलम्स लॉ है ये मीडियम के ऊपर डिपेंडेंट है। उसके बाद हम पढ़ते हैं आज का मेन टॉपिक, कूलम्स लॉ इन पोजीशन वेक्टर फॉर्म। इसमें हमने क्या किया है, ए पॉइंट पर एक Q1 चार्ज लिया है, बी पॉइंट पर एक Q2 चार्ज लिया है। इनके बीच की दूरी जो है वो ए से अगर बी की मापते हैं तो R12 से दिखाई गई है, अगर बी से ए की दूरी दिखाई है तो R21 से दिखाई गई है। हालांकि ये दोनों डिस्टेंस तो बराबर ही हैं, क्योंकि ये दोनों चार्जेस है एक Q1 Q2 जो कि ए पॉइंट पे और बी पॉइंट पे रखे गए हैं, ये Q2 रेस्ट पे ही है, बट इनकी डायरेक्शन जो है R12 की इस तरफ है और R21 की बी की तरफ ए की तरफ है, उल्टी है। तो जब ये दोनों यहाँ पे रखे हुए हैं तो ये ए पर फोर्स लगेगा 2 की वजह से, यानी एफ फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकंड, इसी तरीके से फोर्स ऑन सेकंड ड्यू टू फर्स्ट, ये दोनों अपोजिट फोर्स लगाएंगे। ए पे रखा गया चार्ज Q1 बी पे फोर्स लगाएगा जो इधर लगेगा इस तरफ, और बी पे रखा हुआ चार्ज जो ए पे है उसको इस तरफ फोर्स लगाएगा, ए से इस तरफ। अब जो ए पे जो चार्ज रखा है Q1 उसका ओरिजिन के हिसाब से पोजीशन वेक्टर है R1, और बी पर जो चार्ज रखा है Q2 उसका ओ के हिसाब से पोजीशन वेक्टर है R2। तो अब हम देखेंगे कि इन्हें कैसे लिखा गया है। लेट अस कंसीडर 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 लाइंग इन फ्री स्पेस में रखें। लेट R1 किसका है, पोजीशन वेक्टर ए का, और R2 किसका है, बी का। तो फोर्स ऑन सेकंड ड्यू टू 1, यानी सेकंड वाले चार्ज पर Q2 पर Q1 की तरफ से जो फोर्स लगेगा वो किसके बराबर होगा, कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग K Q1 Q2 अपॉन में डिस्टेंस उनके बीच में ए बी का स्क्वायर और डायरेक्शन R1 से लेके 2 तक की। ठीक है, अब जो ए से बी तक का मैग्नीट्यूड है वो किसके बराबर है, R12 का स्क्वायर। और R12 को जब हम पोजीशन वेक्टर को खोलते हैं तो वो इस तरीके से खोलते हैं, यानी R2 माइनस R1। 1 से 2 के बीच की दूरी क्या होगी पोजीशन के हिसाब से, R2 माइनस R1 का स्क्वायर। इसी तरीके से जब ये यूनिट वेक्टर खुलता है, यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन क्या होती है, वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो R12 पहले खुलेगा, R2 माइनस R1 ये पूरा वेक्टर डिवाइड बाय इसी का मैग्नीट्यूड। इनके ऊपर वेक्टर का निशान है, ये वेक्टर है, और इसके ऊपर मोड का निशान है, तो ये मैग्नीट्यूड है सिर्फ। ये पावर 2 है और ये पावर 1 है, तो ये दोनों मैग्नीट्यूड तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो बेस सेम है, पावर ऐड होके 3 हो गई, और यहाँ पर R2 माइनस R1 का वेक्टर इक्वेशन नंबर 1। ये हुई पोजीशन वेक्टर की टर्म्स में F21। नहीं तो हम यहाँ तक का लिखते थे सिंपल वेक्टर फॉर्म में, और हम पोजीशन वेक्टर फॉर्म में R12 को ऐसे खोलते हैं R2 माइनस R1, तो यहाँ भी खोला और यहाँ पे भी। सिमिलरली इसी तरीके से हम फोर्स ऑन फर्स्ट Q1 पे लगाएंगे Q2 के द्वारा, तो वो कितनी होगी, वो भी इसी तरीके से हमने सीधा इसका रिजल्ट लिख दिया, कितना, K Q1 Q2 अपॉन, यहाँ पर F12 है तो यहाँ उल्टा हो जाएगा, जैसे यहाँ पे F21 है तो यहाँ पे खुला था R12, और पोजीशन वेक्टर खुलने पर 2 1 के साथ ये भी कितना आ गया था, 2 और 1। ऐसे ही F12 को जब हम खोलेंगे तो नेट जो रिजल्ट बचेगा वो आएगा K Q1 Q2 R1 माइनस R2 का वेक्टर और डिवाइड बाय R1 माइनस R2 का क्यूब। ये क्वेश्चन नंबर 2। तो इस तरीके से F12 और F21 और F12 इन दोनों के ये इसके फाइनल रिजल्ट्स होंगे, और ये दोनों आपस में बराबर भी होंगे। तो आप लोग इसको
कूलम्स लॉ एंड वेक्टर पोजीशन वेक्टर की टर्म्स में। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, इसको बस लिख के ही देखना है और इसमें कूलम्स लॉ जैसे ही बिल्कुल समझने का है, कोई अलग नई बात नहीं है। तो फिर भी आप लोग इसे ट्राई करें, याद करें लिख करके, और फिर भी कुछ समझ नहीं आता तो आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू।